हेलो एवरीवन। आज का हमारा इस थर्ड चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसका नाम है एमएनसीज़। एमएनसीज़ की फुल फॉर्म होती है मल्टी नेशनल कंपनीज़, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसके ऑपरेशंस एक से ज़्यादा कंट्री में चलते हैं। मतलब जैसे कि प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रही है, लेकिन उसकी जो सेल है या प्रोडक्शन भी हो सकती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है, लेकिन वो जो कंपनी है जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले एक शायद कंपनी चैप्टर में आपको बताया था कि इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी का पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में कहाँ क्या एड्रेस लिखा हुआ है। तो अ मल्टी नेशनल कंपनी इज़ दैट कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री बट हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल कॉरपोरेशंस। जैसे कि रिलायंस है, सामान कंपनी इंडिया की है लेकिन सामान प्रोड्यूस भी बाहर भी होता है और बिकता भी है, इंडिया के बाहर भी होता है। तो उसे हम बोलते हैं एमएनसीज, मतलब कि मल्टी नेशनल कंपनी, जिसमें कि सामान जो है एक कंट्री के कंपनी का मल्टी नेशनल्स में बिकता है या यूज़ होता है। अब हम आगे आते हैं फीचर्स पे। पहला फीचर है इसे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। जो इसकी मैनेजमेंट होती है सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन टेकिंग पावर होती है वो कुछ ही हाथों में होती है। मतलब मैं बेसिकली फिलहाल अभी सेंट्रलाइजेशन का मतलब बता रहा हूँ कि क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है, सारी डिसीजन टेकिंग पावर उनके हाथ में होती है, किसी और के हाथ में डिसीजन टेकिंग पावर नहीं होती है। तो इस मल्टीनेशनल कंपनी के इसमें क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स होता है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, किसी एक कंट्री में होता है जिसको हम बोलते हैं होम कंट्री, और वो अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन डिसीजन टेकिंग पावर जो होती है वो उसी हेड ऑफिस के हाथ में होती है, चाहे उनकी कंट्रीज की ब्रांचेस जो है 150 देशों में भी क्यों ना हो। लेकिन जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो होम कंट्री के बेसिस पे ही लिए जाएंगे। होम कंट्री जो डिसीज़न लेगी वही डिसीज़न कहलाए जाएंगे, वो लिए जाएंगे। तो मतलब कि एक जो मैनेजमेंट का इनका डिसीजन टेकिंग पावर होती है वो सेंट्रलाइज है, कुछ ही लोगों के हाथों में है। जो हेड ऑफिस जहाँ पे होता है उन्हीं के ही हाथ में होती है। सो ऑल द ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द हेड ऑफिस। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस। जैसे आपको पता है कि एमएनसीज का मतलब क्या होता है कि एक ही कंट्री की जो कंपनी है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना सामान बेच रही है, तो उससे बिज़नेस जो है काफ़ी फैल जाता है, कंट्रीज़ में फैल जाता है, वर्ल्ड वाइड फैल जाता है। तो बिजनेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज। द कंपनी फुल्ली एक्सप्लॉइट्स द लोकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द होम कंट्रीज, होस्ट कंट्रीज सॉरी। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे कि एमएनसी, जैसे आपको पता है कि डोमिनोज है, रिलायंस है, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी या मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा विंग्स, जितने भी चेन्स हैं ये सारी एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। क्योंकि डोमिनोज जो है आपको पता है कि इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में सामान उसका बिक रहा है, तो वो एक तरह से एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनी का। ये एडिडास है, रीबॉक भी है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ही हैं। तो ये इनका क्या फीचर रहता है कि ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हर कंट्री में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। क्योंकि अगर ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो उसे कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वहाँ पे जाके वो लॉस ही होगा, उसका फ़ायदा ही क्या होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू कम्पीट ऑन द वर्ल्ड लेवल, देयरफॉर टू पे स्पेशल अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। उनको अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी कंट्री वर्ल्ड में कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ के साथ में, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। फिर लार्ज साइज़, जैसे हमने उनको बताया ही हुआ है कि एक एमएनसी है जिसकी ब्रांचेस 150 कंट्रीज़ में है या 5 कंट्रीज़ में भी है, तो वो एमएनसी कहलाएगी। तो उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा मशीनरी, बहुत ज़्यादा इंसान चाहिए होंगे काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो कैपिटल है 2018 में था 8,16,348 करोड़। ये उनकी कैपिटल थी, जो कि बहुत बड़ी साइज़ होती है कैपिटल में अगर हम काउंट किया जाए तो। और एसबीआई की अगर हम बात करें तो 195 ब्रांचेज़ हैं 36 कंट्रीज़ में। तो इससे हमें पता चलता है कि एमएनसीज़ कितनी बड़ी एक कंपनी होती है जिसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, साइज़ बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। एमएनसीज़, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया की कोई कंपनी है तो इंडिया अपना सामान बाहर बेच रही है, तो उसे इंटरनेशनल मार्केट में जाने का मौका मिलता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो जा रही है तो उसे मार्केटिंग स्किल्स उसके इंप्रूव होंगे, मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और उसका जो रिसोर्सेज हैं वो बेटर यूटिलाइज हो पाएंगे, रिसर्च भी अच्छी हो पाएगी। तो किसी भी कंपनी को अगर इंटरनेशनल मार्केट से एक्सेस मिल जाती है तो उसकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी, सब कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा।
फिर इसका लास्ट फीचर है स्पेशल अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट। स्पेशल अटेंशन रहती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे आपको पता है कि आपके जो किराने की दुकान है आपके घर के आसपास, वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, लेकिन जो एमएनसीज़ है जैसे डोमिनोज़ या मोबाइल में अगर हम जाएँ तो नोकिया, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, जितने भी रेडमी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी। व्हीकल्स में हम जाएँ तो मारुति है, होंडा है, जितने भी कंपनीज़ हैं वो सभी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वाइड अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, अपने प्राइसेस के बारे में, प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ के बारे में, उनके वेरिएंट्स के बारे में, सभी हर चीज़ के बारे में वो उन्हें एडवर्टाइज़ करते हैं। उनके अपने भी प्रोडक्ट को, जैसे सीमेंट की भी कोई कंपनी होती है तो वो उसको एडवर्टाइज़ करती है। ये उनका सीक्रेट होता है सक्सेस का। तो ये थे हमने फीचर्स पढ़े थे एमएनसीज़ के। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज़ पे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि कोई कंट्री है, जैसे मतलब कि एक कंट्री जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी आती है, एमएनसीज़ बन के आती है, तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को फॉरेन कैपिटल मिलेगी, क्योंकि वो कंपनी जो है इंडिया में आके अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रही है, मशीनरी लगाएगी, लैंड परचेज करेगी, प्लांट लगाएगी, यहाँ पे लोगों को सैलरी पे करेगी, जो भी कुछ करेगी, तो उसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि होस्ट कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। विद द सेटिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इज़ ऑटोमेटिक, क्योंकि बाहर से पैसा आएगा तो होस्ट कंट्री का ही फ़ायदा होगा। अब जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जैसे डोमिनोज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि बाहर से कोई एमएनसीज किसी भी कंट्री में आती है, होस्ट कंट्री में आती है, तो वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम करने को मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, कोई लेबर मिलती है। तो उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि जो लोकल वहाँ की सोसाइटी है उसकी ग्रोथ होती है। क्योंकि एक फ़िलहाल अगर देखा जाए तो किसी एक एरिया में कोई इंसान ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए, एमएनसीज आने की वजह से उनको काम मिल रहा है। बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे होगा तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दैम, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको काम करने के लिए मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, जिससे वो घर चला पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे भी होस्ट कंट्री का फ़ायदा ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई एक इस तरह का रिसोर्स होता है जो फिलहाल अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए लोकल कंपनी के पास कोई ऐसी कोई रिसर्च या मशीनरी नहीं थी, या वो उस चीज़ में डील ही नहीं कर रही थी, या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इतने यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो उस केस में अगर एमएनसीज आएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में, तो उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा होस्ट कंट्री को कि उस जगह के जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं या जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो आइडल पड़े हुए हैं, बेकार में पड़े हुए हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जो कि होस्ट कंट्री के लिए फ़ायदा होता है। क्योंकि बल्कि होम कंट्री के लिए भी फ़ायदा है, होस्ट कंट्री के लिए भी फ़ायदा की चीज़ है कि वो अपनी टेक्निकल नॉलेज से, मैनेजरियल नॉलेज से उस जगह के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करके वहाँ की नेशनल इनकम को बढ़ा रहे हैं। ये भी एक तरह से होस्ट कंट्री का फ़ायदा ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट। द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज मेक इट पॉसिबल टू द कैरी द एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट मेड इन वन। जैसे कि मान लो कि मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई इंडियन कंपनी है तो वो बाहर जा रही है, किसी अंडर डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में जा रही है, या अगर हम अमेरिकन कंपनी की बात करें जो एक तरह से डेवलप कंट्री में काउंट होता है, और इंडिया फ़िलहाल अभी डेवलपिंग कंट्री में है, तो वहाँ की जो कंपनी की फ़िलहाल रिसर्च होगी, वो रिसर्च जो है इंडियन कंपनी को मिल जाएगी, क्योंकि इंडियन कंपनी भी उनसे सीख के कुछ करेंगे। तो होस्ट कंट्री को फ़ायदा होगा कि जो डेवलप कंट्री जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी स्टार्ट कर देगी यूज़ करना, और जिससे कि उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो दोज कंट्रीज ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग टेक्निकली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कि लोकल कंपनीज़ जो होती हैं, या कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो मोनोपोली का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अब फ़ायदा कैसे उठाती हैं कि सस्ता सामान होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं होता है, वो कंज्यूमर को बेचा जाता है ज़्यादा प्राइसेस पे। एमएनसीज आने की वजह से क्या होता है कि सभी को ये नहीं करना पड़ता कि आपको इनसे सामान खरीदना है। एमएनसीज आने के बाद में आपके पास चॉइसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी और से भी सामान खरीद सकते हैं। तो उस केस में मोनोपोली का जो लोकल मोनोपोली का जो है एंड हो जाता है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ, जैसे मैंने इसमें बता रखा है कि देयर कैन बी सम प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय ए फ्यू कंपनीज। तो इसमें क्या होता है कि
कुछ ही कंपनीज होती हैं जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उस केस में मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि लोगों को सामान तो खरीदना ही है। अब 2 ही लोग हैं तो 2 ही से खरीदना पड़ेगा ना। कंपटीशन जब बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर अपने हाई प्राइसेस, मतलब कंज्यूमर से हाई प्राइसेस चार्ज नहीं किया जाएगा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, तो मोनोपोली का यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब जैसे कि बाहर के पर्सन्स आएंगे काम करने के लिए किसी होस्ट कंट्री में, तो वहाँ के जो मैनेजर्स होंगे, जो प्रोफिशेंट या एफिशिएंट या इफेक्टिव मैनेजर्स होंगे, काफ़ी ट्रेंड पर्सन्स होंगे, वो जब होस्ट कंट्रीज़ में अपनी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, अपने मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो होस्ट कंट्री को भी फ़ायदा होगा कि वो भी उनसे काम करना सीखेंगे, वहाँ से उनसे मैनेजमेंट करना सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनसे काम सीख के अपना ही काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैनेजरियल डेवलपमेंट होगी होम कंट्री की वजह से होस्ट कंट्री की भी। लास्ट पॉइंट है इसका इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। जबकि एमएनसीज़ है, जैसे आपको पता है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, कि 8 लाख करोड़ रुपए की भी कैपिटल रही है रिलायंस की, जो कि 2 साल पहले की बात है, अब तो बढ़ चुकी होगी। तो उस केस में क्या होगा कि जब कंपनी 150 कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रही होगी, 200 कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रही होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका में बनाया अमेरिका में बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया। ऐसा भी वो कर सकती हैं कि प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में कर रही हैं, लेकिन सेल्स उनकी हर कंट्री में हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कंपनी की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या होता है, मतलब कि एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में जाना, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। फिर हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं एमएनसीज़ के, क्योंकि आपको बिजनेस स्टडीज़ में यही चीज़ सीखनी है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आपको कोई भी ये चीज़, अगर लाइफ में भी कोई ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दुनिया में एक ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिसका कोई एडवांटेज ही है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको बस खाली लाइफ में डिसीजन इस बेस पे लेना होता है कि एडवांटेजेस किसके ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस किसके कम हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एडवांटेजेस भी हर चीज़ के हैं और डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ के हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। कई बार एमएनसीज़ आने की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा जो है लिमिटेड होता है। एमएनसीज़ के पास तो भर भर के पैसा होता है, 8 लाख करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होती है। तो उसकी वजह से लोकल कंपनीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं, वो बिज़नेस कर नहीं पाती है, कंपटीशन उनके साथ कर नहीं पाती हैं। तो ये एक तरह से होस्ट कंट्री की डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए एक तरह से रिस्क है, डेंजर है, खतरा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिज़नेस करेगी तो वो क्या करेगी, जो उनका प्रॉफिट होगा वो सारा अपनी कंट्री में ले जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है, होस्ट कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो होस्ट कंट्री से बाहर चला जाएगा, जो कि उनके लिए एक तरह से एडवर्स इफेक्ट डालेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। इट मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द कंट्री, जो एक तरह से होस्ट कंट्री के लिए नुकसान की बात है। वैसे फ़ायदा भी है कि जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो आएगा भी, और जब बाहर जाएगा तो फिर जाएगा भी। होस्ट कंट्री में पैसा आना फ़ायदा है और होस्ट कंट्री से पैसा जाना उनके लिए एक नुकसान की बात है। थर्ड पॉइंट है फिर इसका इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की कैपिटल होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं कि अपनी सुप्रीमेसी बना लेते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मेनली अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, जो कि अभी तक डेवलपिंग स्टेज में नहीं है। तो वो एक तरह से गवर्नमेंट को गाइड करने लग जाते हैं कि भाई आप ये काम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि गवर्नमेंट के हर मैटर्स में इंटरफेयर करने लग जाते हैं कि भाई आपका ये डिसीजन गलत था, उसको एक तरह से अपने अंडर ले लेते हैं गवर्नमेंट को, उस कंट्री की। तो उससे क्या होता है कि इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स में की वजह से क्या हो सकता है कि वो कंट्री अपने अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करती है, कि जो वो उसके फ़ायदे के लिए है वही डिसीजन उनको सजेस्ट करती है, जिससे कि लोकल कंपनीज को काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट करेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर तरह की लैंड है, यहाँ पहाड़ भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, बीच भी हैं, या सूखा भी पड़ता है यहाँ पे, डेजर्ट्स भी हैं, सभी कुछ हर तरह की लैंड है यहाँ पे, हर तरह की मिट्टी भी है, हर तरह की मिट्टी भी है यहाँ पे। तो उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया में हैं, जैसे कोयला भी है, सोना चांदी, जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्स इंडिया में होता है, होस्ट कंट्री का वो एमएनसीज जो होती हैं होस्ट कंट्री में जाके उसका एक्सप्लॉयटेशन के साथ में या वेरी केयरलेसली एक्सप्लॉयटेशन करती है उनके नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट देखना है, उन्हें नहीं देखना कि होस्ट कंट्री की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका क्या मिसयूज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं।
इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज़ हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री की जो नेचुरल रिसोर्सेज है अगर उसका इम्प्रॉपर यूज़ किया जाएगा तो उसका जो है हार्मफुल रहेगा होस्ट कंट्री के लिए। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसका, नो बेनिफिट टू द पुअर पीपल। अब जैसे आपको पता है कि जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उस केस में जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए एमएनसीज़ नहीं आती है, क्योंकि एमएनसीज़ करोड़ों रुपए लगा के आ रही है, तो एमएनसीज़ वो सामान बना के बेचती है जो रिच पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक तरह डिसएडवांटेज है कि पुअर पीपल या जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एमएनसीज़ का होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एमएनसीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, कॉस्मेटिक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो फिलहाल गरीब लोग सोचते भी नहीं हैं। गरीब लोगों के लिए सिर्फ खाना, कपड़े या घर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो चॉकलेट्स नहीं खरीदते हैं। तो उस केस में ये एक डिसएडवांटेज है कि एमएनसीज़ जो है गरीब लोगों को कोई बेनिफिट नहीं देती है। फिर इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल देंगे एमएनसीज़ होने का, ऑल द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू टेकन बैक। मतलब कि जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है होस्ट कंट्री से, उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो सारा अपना प्रॉफिट जो है अपनी होम कंट्री में वापस ले जाएं। दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स। मतलब कि उन्हें अलाउ भी नहीं किया जाना चाहिए कि वो होस्ट कंट्री की लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें। दे मस्ट यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन ए प्रॉपर वे। मतलब कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर वे में, गलत तरीके से नहीं, केयरलेसली नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो एक तरह से ये कहा गया है कि एमएनसीज़ जो है होस्ट कंट्री के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और नुकसानदेह भी चीज़ है। लेकिन अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सजेशंस दिए गए हैं, अगर ये सजेशंस अप्रूव हो जाएं तो होस्ट कंट्री के लिए भी फ़ायदा होगा एमएनसीज़ के आने का, क्योंकि जो एमएनसीज़ होती है वो किसी भी कंट्री में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है, एम्प्लॉयमेंट लाती है, मोनोपोली को एंड करती है, टेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल डेवलपमेंट करती है होस्ट कंट्री की, उनके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है कि और एक्सपोर्ट बढ़ती है उस कंट्री की, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आती है, ग्रोथ होती है नेशनल इकोनॉमी इनकम के भी। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक एमएनसीज़। इसी के साथ में आपका जो वैसे मैं ये भी दिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं एमएनसीज़ के, इंडियन एमएनसीज़ के और फॉरेन एमएनसीज़ के। ये सारे इंडियंस हैं। पतंजलि का नाम आपने सुना ही होगा कि जो रामदेव बाबा की जो है, आगे टाटा मोटर्स आपने सुना होगा, इन्फोसिस सुना होगा, विप्रो सुना होगा आपने, रैनबैक्सी, औरोबिंदो, एशियन पेंट सुना होगा, मोजर बियर या रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये कंपनीज है इंडियन एमएनसीज़। फॉरेन एमएनसीज़ में कौन से आते हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, कैडबरी, ये सारे आपने नाम सुने हुए हैं, सुजुकी, फियाट, सैमसंग, ये तो आपको सारे नाम याद भी होंगे। तो इनमें से भी आपको 5-6 नाम याद करने हैं, 5 नाम या 3-4 नाम फॉरेन एमएनसीज़ के और 3-4 नाम इंडियन एमएनसीज़ के। तो यहाँ पे ही इसी के साथ में आपका 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स एंड पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आपके सिलेबस से काट दी गई है। तो यहाँ से आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपको यहाँ तक अभी रिवाइज़ करना है। कल आपका ब्रेक रहेगा, परसों भी आपका ब्रेक रहेगा, और थर्सडे को इवनिंग में 4 बजे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी, जहाँ पे कि आपको अभी तक के सारे डाउट्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।